Hello students, this is the next video on the fluid mechanics topic, and the next topic is streamlined and turbulent flows. When a liquid flows such that each particle of the fluid passing a given point moves along the same path and the same velocity as its predecessor, the flow is called streamline flow or turbulent flow. ठीक है, अगर इस तरह से है कि अगर जो देखो ये पार्टिकल्स यहां आ रहे हैं, ये फ्लो है, ये जो बनाया हुआ है, दिस इज अ फ्लो, दिस इज कॉल्ड ट्यूब ऑफ फ्लो। जैसे आपके टैप में से पानी बाहर की तरफ आता है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा दो ना टैप की, ठीक है, तो एकदम बिखरा हुआ पानी सारा आता है बाहर की तरफ। लेकिन अगर स्लो रखो थोड़ा सा तो बड़ा स्मूथ सा पानी और अलग सा ही उसका कलर होता है। अगर आप बहुत फास्ट कर दो तो वाइट सा कलर आता है, लेकिन अगर स्लो करो तो अलग सा ट्रांसपेरेंट सा कलर आता है, जो वाटर का एक्चुअल कलर रहता है वैसा वैसा कलर का आपका वाटर फ्लो करता हुआ दिखाई देता है एक ट्यूब के थ्रू। एक ट्यूब जैसी बनती है, तो उसी को ट्यूब ऑफ फ्लो कहा है। और वहां से अगर उसमें से पतली पतली धारियां अगर हम निकालें तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन्स बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है? व्हेन अ लिक्विड फ्लोज सच दैट ईच पार्टिकल ऑफ द लिक्विड, हर एक पार्टिकल लिक्विड का उसके पीछे वाले पार्टिकल जैसा पाथ ही फॉलो करे, सेम पाथ फॉलो करे, जैसा उसने पाथ फॉलो किया था वैसा ही वो भी पाथ फॉलो करे। जैसा इसका इस उससे पीछे वाले ने जैसा पाथ फॉलो किया था, जो उसका पीछे वाला पार्टिकल था, जो उससे पहले आगे की तरफ निकला, उसने जो पाथ फॉलो किया वो भी वही पाथ अगर फॉलो करे तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसा फ्लो को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। तो सारी कहानी आपको पता भी, मैंने अभी अभी बता भी दिया आपको कि ये सारा का सारा लिमिट है बेसिकली वेलोसिटी पे, कि अगर आपने वेलोसिटी फास्ट कर दी इस फ्लो की तो ये एकदम क्या हो जाएगा? ये एकदम बिखर जाएगा। फिर उस फ्लो को क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट नाम ही टर्बुलेंट है, टर्बुलेंस क्रिएट होती है, ठीक है। तो वैसे फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, और जब स्मूथली वाटर फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। और ये सारी की सारी कहानी किस पे अटकती है? मैंने क्या बोला आपको कि वेलोसिटी जो है वो एक लिमिट से ऊपर है या नीचे है, उस लिमिट का नाम है क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी की डेरिवेशन भी हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम देखेंगे कि क्रिटिकल वेलोसिटी अल्टीमेटली किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और कैसे उसकी डेरिवेशन हम करेंगे। उसमें भी हम यूनिट्स एंड डायमेंशन का ही, वही जो कल हमने किया था स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए, वैसा ही हम यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं। आप देखना ज़रा आगे। Streamline flow is possible only if the liquid velocity does not exceed the limiting value called the critical velocity. When the liquid velocity exceeds a certain limiting value called the critical velocity, the, the liquid flow becomes zigzag. The path and the velocity of the particle changes continuously and haphazardly. Such flow is called turbulent flow। और ये turbulent flow जैसी एक चीज़ बनाई हुई है, कुछ नहीं करना आपने इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था कि क्रिटिकल वेलोसिटी की डेरिवेशन आपको करनी पड़ेगी इसके लिए। द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी टू ऑफ फ्लो up to which the flow is streamlined and above which the flow becomes turbulent, ठीक है। एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हमने बोला कि किस किस पे, मैंने बताया यूनिट्स एंड डायमेंशन का ही हम कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज़ करने वाले हैं। उसके अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस किस पे डिपेंड कर सकता है। रैंडमली हम बोलते हैं यार इस चीज़ पे ये डिपेंड कर सकता है क्रिटिकल वेलोसिटी, तो उसमें हमने लिखा डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी कैसे। सिर्फ वाटर को दिमाग में मत रखो, लिक्विड कोई भी लिक्विड हो सकता है इसके लिए, तो लिक्विड की डेंसिटी। फिर ईटा, ईटा मतलब विस्कोसिटी जो हम पढ़ के आए लास्ट वीडियो में। और डायामीटर ऑफ द ट्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो जो नल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो कितना मोटा है। बहुत बड़ी पाइप तो नहीं है कहीं, बड़ी बड़ी पाइपें भी होती हैं जहाँ से आपका वाटर घर की तरफ आता है, फ्रेश वाटर जो घर पहुँचता है, तो वो पाइप बहुत बड़ी बड़ी पाइपों से भी गुजर के आता है, तो वो उसको क्या बोलेंगे? डायमीटर ऑफ द ट्यूब, ठीक है। तो हमने लिख दिया वी सी इज इक्वल टू के ईटा रेज टू पावर ए। फिर आगे आपको आता है सब, उसके आगे कुछ नहीं आपको प्रॉब्लम आएगी, मुझे मालूम है। वी सी आपको मालूम है, जब हम क्रिटिकल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो उसके डायमेंशन क्या हो गए? एल टी माइनस वन। फिर ईटा के डायमेंशन हम निकाल के आए थे, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, कर करके याद हो जाते हैं। समझ आई बात? याद करने नहीं है, कर करके याद हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ याद भी करने पड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया रो, रो होता है डेंसिटी, डेंसिटी आपको मालूम है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम के कारण एम एल माइनस थ्री। फिर आ गया एल। फिर यहाँ से हमने 3 इक्वेशंस बनाई, उनको सॉल्व किया, ये सब आपको आना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी की ये वैल्यू हमने निकाल ली, जिसकी वैल्यू क्या आती है? द वैल्यू कम्स आउट टू बी क्या
के ईटा रेज टू डिवाइडेड बाय रो डी। ठीक है, तो ये हमें इतना पता चल गया। जितना ज़्यादा डायामीटर होगा उतनी क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी। मतलब जितना ज़्यादा डायामीटर होगा उतना स्ट्रीमलाइन फ्लो होने के चांसेस कम है, मतलब कम वेलोसिटी पे ही स्ट्रीमलाइन फ्लो हो पाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको एनालिसिस यहीं से हो जाता है। फिर रेनॉल्ड्स नंबर एक नंबर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इट इज़ ए डायमेंशनलेस पैरामीटर, मतलब एक और तरीका है बताने का कि ये स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए क्या ये नंबर अगर हम वैल्यू याद रख लें तो इससे भी काम चल जाता है हमारा। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो है वो आपने याद रखनी है, रो वी डी अपॉन ईटा के बराबर है। और जब हम इसकी वैल्यू डिफरेंट लिक्विड्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, लिक्विड और डिफरेंट कंडीशंस में कैलकुलेट करते हैं आर ई की वैल्यू, तो अगर वो 0 और 2000 के बीच में आती है रेनॉल्ड नंबर, ठीक है, तो जो आपका लिक्विड है वो फ्लो कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन। अगर 2000 और 3000 के बीच, अगर 3000 से ऊपर आती है, 2000 से नीचे आती है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, 3000 से ऊपर आती है तो टर्बुलेंट फ्लो, और अगर इसके बीच में हो तो वो अनस्टेबल होता है। कभी वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है, कभी टर्बुलेंट हो जाता है, कभी स्ट्रीमलाइन हो जाता है, कभी टर्बुलेंट हो जाता है। कुछ नहीं, बस इतनी बात आपने याद रखनी है जितना आपको बताया, इससे ज़्यादा इसकी डिटेल्स आपको नहीं चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड नहीं है। फिर आता है आपका आइडियल फ्लूइड किसको बोलते हैं। ठीक है, मोशन ऑफ रियल फ्लूइड्स इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, मोशन ऑफ रियल फ्लूइड्स इज वेरी, टू अंडरस्टैंड अ सिंपलर मैनर। ठीक है, रियल फ्लूइड मतलब जो एक्चुअली जो फ्लूइड हम नेचर में देखते हैं उनको स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है एट दिस स्टेज। तो इसलिए हम कुछ ऐसी बातें, कुछ ना अजम्पशंस ले लेते हैं जिससे हम बोलते हैं यार ये आइडियल फ्लूइड है। पहले इसको समझें ज़रा कि आइडियल फ्लूइड को अगर हम समझ पाए ना तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता करके रियल फ्लूइड्स की तरफ ही चले जाते हैं। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग हम आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री में शायद आपने आइडियल गैस के बारे में भी पढ़ा होगा। तो इसी तरह से हम आइडियल फ्लूइड की बात करें तो आइडियल फ्लूइड इज वन विच इज नॉन विस्कस, जिसकी विस्कोसिटी जीरो है, पॉसिबल नहीं है। इनकम्प्रेसिबल, जो कंप्रेस नहीं होता फ्लो करते करते। ठीक है, तो मोस्टली नहीं होता है लेकिन कभी कभी होता भी है, कभी टाइट जगह से पास करेगा तो वहाँ से कंप्रेस भी हो जाता है वो। ठीक है, फिर उसके बाद एंड इट्स फ्लो इज स्टेडी एंड इररोटेशनल। इररोटेशनल का मतलब हो गया, आपने देखा होगा जब रिवर फ्लो कर रहा होता है तो कुछ वाटर आगे की तरफ जाने के बाद पीछे चक्कर काट काट के घूम घूम के आता है। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, हम मान रहे हैं कि रोटेशनल नहीं है, बिल्कुल सीधा 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 चल रहा है, तो फ्लो इज स्टेडी। तो ये आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि किसको आइडियल फ्लूइड बोलते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल, इररोटेशनल और द फ्लो इज स्टेडी। स्टेडी मतलब वही स्ट्रीम लाइन जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, फिर उसके बाद एक डेरिवेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और इसके आगे हम बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। दोनों डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्नौलीज की प्रिंसिपल की डेरिवेशन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट लगता है, इसलिए अच्छे से ज़रा समझना इसको भी और उसको भी। जैसे ही हम इसको समझ आएंगे फिर उसको थोड़ी सी एडिशन करके वो भी समझ आ जाता है। तो पहले ज़रा इसको समझें कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में क्या है, आप देखो एक पाइप बनाई है हमने जिसके क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह सेम नहीं है, एक जगह ज़्यादा है और एक जगह कम है, ये आपको दिख गया। ठीक है, ये आपको दिख गया। फिर हमने क्या बोला, कंसिडर ए नॉन विस्कस एंड इनकम आइडियल फ्लूइड, कंसिडर आइडियल फ्लूइड फ्लोइंग स्टेडीली। वो भी नहीं बोलने की, जब आइडियल फ्लूइड बोल दिया तो कोई ज़रूरत ही नहीं है बोलने की कुछ भी। आप बोलो कंसिडर आइडियल फ्लूइड फ्लोइंग बिटवीन द सेक्शंस ए बी। ठीक है, सेक्शंस ए बी मतलब एक यहाँ पे जब था तो तब क्या कंडीशन थी, जब यहाँ था तो क्या कंडीशन थी, इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में। लेट A1 बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया, A1 बी द क्रॉस सेक्शन, V1 फ्लूइड वेलोसिटी, ρ1 फ्लूइड डेंसिटी एट सेक्शन A। सेक्शन ए पे जो है वो ये कंडीशन है भाई फ्लूइड की, क्या कि उसकी वेलोसिटी उस समय V1 है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वहाँ पे A1 है, और जो फ्लूइड की डेंसिटी है वहाँ पे वो ρ1 है। ठीक है, समझ आ गया। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, और यही सारी वैल्यूज़ जब बी सेक्शन पे हैं वो क्या हैं, वो 2 लगा दो सबके साथ, V2 ρ2 और A2। ठीक है, और A2 सामने नजर आ रहा है, कम है यहाँ, तो आपको मालूम है इसने क्या लिखा है, एज वी नो कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या, सॉरी मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, मैंने बहुत बार आपको बता दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी बन गया ये। ठीक है, फिर अब क्या लिखा है, मास ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू सेक्शन ए। ठीक है, एक गिवन टाइम में सेक्शन ए से कितना फ्लूइड फ्लो करेगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्या क्या लिखा है यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, मास हमने निकालना है ना, तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, और कितनी लेंथ फ्लूइड यहाँ से लेके यहाँ तक चला, कितना चला होगा, जितनी उसकी वेलोसिटी या मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम हमने लिया है डेल्टा टी।
यहाँ पे भी हम कंसिडर कर रहे हैं डेल्टा टी टाइम में कितना चला आगे, यहाँ पे भी हम कंसिडर कर रहे हैं डेल्टा टी टाइम में कितना चला आगे, ठीक है, वही हम यहाँ निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, ये हमने लिख दिया, देखो ध्यान से देखना जरा, ठीक है। ये हमने A1 लिखा, क्या है A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ये हो गया वॉल्यूम, कि भाई एक गिवन टाइम में इतना वॉल्यूम आगे बढ़ा होगा, ठीक है, इनटू रो करेंगे तो क्या मिल जाएगी उसकी डेंसिटी, सॉरी उसका मास मिल जाएगा डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद। सेम आप सेक्शन बी पे लिखोगे तो वही आंसर आएंगे, सिर्फ 2 2 लगा दो, टाइम तो वही रहा। फिर हमें मालूम है कि भाई कंजर्वेशन ऑफ मास, हमें तो ये मालूम है कि जितना मास वहां से चला होगा, अगर पाइप लीक नहीं कर रही तो वही पूरा मास आगे भी पहुंचा होगा भाई, चाहे सेक्शन टाइट है आगे, लेकिन मास तो सेम ही पहुंचेगा ना, ठीक है। अगर अगर कहीं से लीकेज नहीं है तो वो तो ऑब्वियसली हम मान रहे हैं कि लीकेज नहीं है, तो M1 इक्वल टू क्या होगा M2, M1 इक्वल टू M2 जब हमने किया तो हमने डेल्टा टी काट दिया, और उसके बाद बोला हमने जब आइडियल फ्लूइड माना था तो हमने ये माना था भाई कंप्रेस नहीं होगा फ्लूइड, अगर कंप्रेस नहीं होगा तो उसकी डेंसिटी सेम रहेगी, डेंसिटी तो नहीं चेंज होती। रो 1 इज इक्वल टू क्या लिया रो 2, वो भी कैंसिल हो गया, तो सिंपल सी डेरिवेशन एक डिराइव कर ली हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की, कि A1 V1 is always equal to A2 V2, where A1 and A2 are the cross sections at different places at in the pipe, and V1 and V2 are the corresponding velocities there। मैंने जो अभी आपको ऊपर डायग्राम में देखो क्या कहा उसने, कि आपको कोई इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो, A1 V1 यहाँ पे और A2 V2 यहाँ पे, मतलब A इंटू V ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, A इंटू V ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये बोलती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये बोलती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या, कि A इंटू V ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये आपने इसको अच्छे से समझ लेना है, ये आगे मैंने बोला अब यूज़ भी होगा ये सब, ठीक है। देखते हैं आगे, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, ये ऊपर जो लिखा हुआ है वो समझ आ गया आपको। फिर आता है एनर्जी, जब एक स्टेडी फ्लो में जब आपका फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें क्या क्या एनर्जी होती है, सिंपल बात है यार, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, और नई बात एक आपको ना प्रेशर एनर्जी होती है, उसके अंदर उसका जो प्रेशर है उसके कारण भी एक एनर्जी होती है, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फार्मूला आप सबको मालूम है, हाफ mv²। जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है उसका फार्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली, तो उसका फार्मूला है mgh। और तीसरा आपका आ गया कौन सा, प्रेशर एनर्जी, उसका फार्मूला है pv, याद रखना pv। आगे जाके आप वर्क डन आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा भी होगा जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, कि pv इज़ द वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला कि काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ mv²। लेकिन यहाँ पे ना हम लोग कुछ रीजंस के कारण, बर्नौलीज प्रिंसिपल की तैयारी हो रही है पढ़ने की, इसलिए उसके लिए हम ना काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं, तो यानी वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो जब आपने वॉल्यूम, ये ध्यान रखना यहाँ पे जो छोटा v लिखा हुआ है वो वेलोसिटी है, और नीचे जो मैंने v से डिवाइड किया वो वॉल्यूम है, तो ध्यान रखना है ये, ठीक है। जो लोग याद करेंगे उनके लिए कितना डिफिकल्ट है ये बताओ आप, ठीक है, जिसको पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है, तो v उल्टा पुठे हो गए तो हो गया काम, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, मास अपॉन वॉल्यूम को हमने क्या बना दिया डेंसिटी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन गया, हाफ रो v²। ये यूज होना है बर्नौलीज प्रिंसिपल में, आपको बता देता हूं पहले ही। फिर आगे आ गया पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी mgh, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो रो जी एच बन गया क्या, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला। फिर इसी तरह से प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है pv, तो जब मैंने प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाला तो वो क्या बन गया p, वो तो सिंपल p आ गया। तो ये सिंपल सी तीनों बातें इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। आगे आता है आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल, जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है बर्नौलीज प्रिंसिपल, वो कहता है कि यार ये जो तीनों एनर्जीज है ना, कौन कौन सी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट अ फ्लो। एक फ्लो के अंदर ये कभी तीनों चीजें चेंज नहीं होती। मैं पूरा पढ़ देता हूं आपको। इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल, ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, सिंपल, लेकिन आप पूरा लिख देना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड इन अ स्ट्रीमलाइंड इररोटेशनल फ्लो, आ गया ना, सारी सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं, आइडियल फ्लूइड की, रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग अ स्ट्रीमलाइन, एक स्ट्रीमलाइन में, और स्ट्रीमलाइन फ्लो ही मान रहे हैं हम, ठीक है। तो इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल की, जिसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद आ गया आपका प्रूफ, इसका प्रूफ करने लगे हैं हम। फिर उसके बाद वो तो सिंपल है, ये देखो, ये हमने ले ली ऐसे। टेढ़ी पाइप क्यों ली, अगर टेढ़ी नहीं लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी डिफरेंस,
देखो ना, हाइट का डिफरेंस आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी ना। तो फिर हम पोटेंशियल एनर्जी को दिखाने के लिए हमने क्या किया, इसकी डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। डायग्राम जब भी किसी भी डेरिवेशन के अंदर डायग्राम होगी तो एग्जामिनर डायग्राम को बहुत ज़्यादा वेटेज देता है। आप एक बात बता दूं, वैसे भी आप समझो एक बात को कि जब पिक्चर्स का बड़ा रोल होता है हर चीज़ की स्टडी में, आप कभी न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो तो पिक्चर अगर आपकी ख़राब है तो आपका आगे पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए पिक्चर आपके लिए क्या है, आप जब एग्जामिनर को दिखा रहे हो तो आपके लिए डायग्राम है। तो अगर डायग्राम ही उसने गलत देख ली ना आपकी, तो वो आपने नीचे डेरिवेशन जितनी मर्जी अच्छी की होगी ना, वो आपको मार्क्स नहीं देगा, मैं बता देता हूं आपको पहले। इसलिए डायग्राम का नीट एंड क्लीन और करेक्ट डायग्राम का नीट एंड क्लीन और करेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट समझते हो आप? करेक्ट मतलब हुआ कि टेक्निकली करेक्ट। ठीक है, साफ साफ बना दी, गलत बनाया सब कुछ, उसका क्या फ़ायदा? स्केल लिया, पेंसिल ली, सब कुछ बनाया मैंने, बहुत बढ़िया बनाया, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कहाँ वी है, कहाँ टी, कहाँ लेना था, कहाँ क्या हाइट शो करनी थी, वो मुझे पता ही नहीं है, तो उससे नहीं ना काम चलेगा। तो आप देखो पहले इसको अच्छे से, ये पाइप हमने ऐसी क्यों ली है? ये पाइप हमने इसलिए ऐसी ली है क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि डिफरेंट क्रॉस सेक्शन की पाइप है, हर जगह इसकी विड्थ एक जैसी नहीं है। एक पहली बात। दूसरी बात, ये टेढ़ी क्यों बनाई? क्योंकि हमने ये बताना था कि हाइट भी चेंज हो रही है, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी बताने का मज़ा आएगा ना। तो ऐसे क्या बताओगे? तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से इसको प्रेशर लगाया, अब देखो यहाँ से, और मतलब यहाँ से हमने फोर्स लगाई। कितनी फोर्स लगाई? P1A1। ठीक है, तो फोर्स लगाई, और यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ से बाहर की निकलते टाइम क्या बनेगा, वो फोर्स कितनी दिखाई देगी, वो आपको मालूम है पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे P1A1 मिला, वो वहाँ पे क्या मिला, P2A2, यहाँ पे इस तरफ। ठीक है, उसको करते हैं अभी डिस्कस। आप डायग्राम पहले अच्छे से देखोगे, ये क्रॉस सेक्शन लिया, यहाँ पे A से A' पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसको, इस सेक्शन को हम स्टडी करने वाले हैं, और यहाँ पे B से B' पे फ्लो करने वाला है, और हम ये बताने वाले हैं कि यहाँ और यहाँ इन तीनों एनर्जीज का सम, कौन सी एनर्जीज? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और ये हाइट ले ली हमने इसकी कितनी, H1। ये इसकी हाइट, मतलब इस सेक्शन की हाइट कितनी, H1। H1 कहाँ से बनाना है, देखो ना अब H1 कहाँ, बिल्कुल इसके सेंटर से। ध्यान देना जरा इस सब हर चीज़ पे जो मैंने बताई। हाइट देखो कहाँ से ली हुई है, बड़े अच्छे से डायग्राम बनानी है, बिल्कुल जीरो डायग्राम, कुछ भी नहीं है, इतनी सिंपल डायग्राम है, कोई मुश्किल थोड़ा है। मुश्किल नहीं है, बट टेक्निकली इंपॉर्टेंट है। आपने H1 कहाँ से बनाना है? अब H1 यहाँ से बनाओगे तो नहीं चलेगा, आपने बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट लेना है और उधर से H1 शो करना है, ग्राउंड से भाई इतना है। यहाँ पे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इसलिए वहाँ से हम हाइट ले रहे हैं और सेंटर से हाइट लेनी है। चलें आगे। लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, एज द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, सो वट एवर मास ऑफ द फ्लूइड एंटर्स द सेक्शन एट सेक्शन ए, उसका मास, उसका जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, एंड इक्वल मास ऑफ द फ्लूइड फ्लोज, और मास भी सेम रहेगा, वो तो हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में भी देखा कि कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े तो पहले तो इसका सारा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से ही निकाल दिया हुआ है, ये देखो मास सेम है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी निकाल दी हुई है। ठीक है, निकाल दो दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कई बार कईयों को लगे कि भाई हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज़ करने का मतलब नहीं है, एक बार कर दो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 5 मार्क्स की आती है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए माइनस काइनेटिक एनर्जी एट बी, बस सिंपल। काइनेटिक एनर्जी एट ए माइनस काइनेटिक एनर्जी एट बी, तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल दी। देखो टोटल है, वॉल्यूम नहीं है, वाली नहीं है ये, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है, ये पूरी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वी टू स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वेयर। हाफ एम कॉमन ले लिया हुआ, उधर से ये लिखा है। अब एम की जगह क्या लिखा हुआ है, देखो आप, मास, मास की जगह क्या लिखा है, ये मैंने पहले भी बताया आपको, ये देखो यहीं से उठाया है। ठीक है, ये आ गया, इधर से ये आ गया। फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, तो ये काम, ये आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से ये निकाला एम जी एच, एम की वैल्यू वही डाल दी, जी की वैल्यू तो वैसे भी वही है, H2 माइनस H1, कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल भी इजी, कुछ भी नहीं है इसमें। ऑब्वियसली जब ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है, तो ये चेंज करने वाला कौन है? कोई काम हुआ है भाई। ठीक है ना, काम करेगा कोई तो तभी होगा ना, तो काम हुआ है। काम किस पे हुआ, क्या लिखा हमने, काम कितना हुआ, वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट ए, जितना काम हुआ, और अल्टीमेटली मुझे बाहर कुछ मिला ना, मुझे कुछ बाहर मिल भी रहा है ना उस काम की वजह से, और उसकी वजह से सारी एनर्जी चेंज भी हुई, तो इसलिए हमने क्या लिखा, नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट ए माइनस वर्क डन बाय द फ्लूइड एट बी। ठीक है, माइनस वर्क डन एट द फ्लूइड बी, क्योंकि उल्टी साइड है ना दोनों। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाला, तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला मैंने बताया ना आपको अभी,
वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आ गई फोर्स, ये इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आ गई फोर्स, प्रेशर इंटू एरिया होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी मैंने आपको अभी बताई, वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट, तो ये बन गया आपका P2 माइनस P1, ये बन गया। बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये दोनों इक्वल होंगे, क्या कि जितना काम हुआ वही कन्वर्ट हुआ किस में, नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। बस चलो आगे, ये आ गया, ये सारों को इक्वेट कर दो, बहुत कुछ कट जाएगा इस सब में से, बहुत कुछ कट जाएगा, ये अल्टीमेटली ये बचेगा। ठीक है, कुछ नहीं है इसके अंदर, देखो बड़ा सिंपल है। अब 1 1 वाले सारे इकट्ठे कर दो, 2 2 वाले सारे इकट्ठे कर दो, ये लिख दिया आपने 1 1 वाले, ये लिख दिए 2 2 वाले। अब ये क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी, ये दोनों क्या हैं, सेम आए। और इसलिए हमने क्या लिख दिया कि भाई किसी भी क्रॉस सेक्शन में, हमने तो 2 पॉइंट्स का लिया, हम ऐसे बोल सकते हैं हज़ारों पॉइंट तुम कंसिडर कर लो किसी भी पाइप के अंदर, किसी भी फ्लो के अंदर, वहाँ पे ये तीनों का सम जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर आपकी हाइट चेंज नहीं हो रही, आपकी पाइप बिल्कुल ऐसी है, तो पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ऐसी है अगर पाइप ऐसी है तो, ठीक है ना। अगर पाइप ऐसी मतलब ऐसी होती, आप हाइट नहीं चेंज करते, यहाँ पे जो हाइट है वही यहाँ पे हाइट होती, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का कोई लेना देना ही नहीं था, फिर तो वो तो बराबर आनी ही थी, वो तो वैसे ही बराबर थी, ठीक है ना। तो इसलिए, लेकिन हाइट डिफरेंट होने के बावजूद भी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तीनों का सम, तीनों अलग अलग नहीं सेम है, तीनों का सम ऑलवेज रिमेन सेम। दिस इज बर्नौलीज प्रिंसिपल, इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, हम अगले वीडियोस में वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।